एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे विमांश में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो माउंटेड हॉवित्ज़र की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जो कि 105 mm 37 कैलिबर वाली गन होने वाली है। इसकी 200 क्वांटिटी का टेंडर जल्द ही निकलने वाला है। क्यों इसका टेंडर निकाला जा रहा है, क्यों खरीदा जा रहा है? क्योंकि इसको LAC पे तैनात करना है। हम जानते हैं कि हमारा लाइट टैंक तैयार हो रहा है, इसके अलावा हमें वहां पर और हल्के जो इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस इक्विपमेंट, उसकी आवश्यकता है। हमने ऑलरेडी वहां पे K9 वज्रा T डिप्लॉय किया हुआ है, पर वो 105 mm 52 कैलिबर वाली गन है। पर ये जो गन है वो हल्की होगी और मोबिलिटी में तेज होगी, मतलब एक ट्रक पे ये माउंटेड होगी, इसको इधर उधर ले जाना बहुत ज़्यादा आसान होगा। वैसे तो K9 वज्रा T भी इधर उधर ले जाना बहुत आसान है, क्योंकि वो एक ट्रैक्ड आर्टिलरी गन है। पर ये जो 105 mm वाली गन है ये हल्की होगी, जल्दी डिप्लॉय इसको किया जा सकता होगा, पर इसमें ट्रैक ना होने की वजह से इसकी जो मोबिलिटी है वो लिमिटेड होगी। ऐसी बहुत सी गन है जो कि DRDO के द्वारा भी डेवलप करी गई हैं और कुछ कल्याणी के द्वारा भी बनाई जाती हैं। तो देखते हैं किस गन को इसके लिए खरीदा जाता है, क्योंकि इसमें मेक इन इंडिया ही गन होनी चाहिए, जो भारत के अंदर बनी हुई गन होनी चाहिए, वही इस टेंडर में भाग ले सकती है। इसलिए एक अच्छी खबर इसको माना जा सकता है। इसके अलावा 400 टोप्ड आर्टिलरी गन या टोप्ड हॉवित्ज़र का भी जो मसौदा है वो 30 नवंबर को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में डिस्कस किया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली इसको भी पास कर दिया जाएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी कर दी जाएगी और इसकी खरीद पर भी फिर आगे प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो भारत, कल मैंने बताया था कि एम्यूनिशन के लिए और अब आर्टिलरी गन के लिए बहुत त्वरित गति से काम कर रहा है और हम देखेंगे कि 2-3 सालों के अंदर हमारी जो आर्टिलरी गन्स की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगेगी, क्योंकि इन सभी जो ऑर्डर हैं इनको लगने में 2-3 सालों का समय तो लग ही जाने वाला है और डिलीवर होते होते 7-8 साल का समय लग जाएगा। वही बात कर लेते हैं स्कैल्प और मीटियोर मिसाइल की, जो कि हमारी एयरफोर्स तो इस्तेमाल करती है, पर इंडियन नेवी ने जो राफेल M खरीदने का फैसला लिया है उसके लिए अभी हथियारों की जो नेगोशिएशन है या जो उसकी क्वांटिटी है या जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो इंडियन नेवी की तरफ से फाइनल की जा रही है। और ये चीज़ डसॉल्ट को या जो ये कंपनी ये जो मिसाइल बनाती है जो कि MBDA है उसको बता दिया जाएगा और फिर ये मिसाइलें भी खरीद ली जाएंगी। ये जो स्कैल्प मिसाइल है ये इतनी बेहतरीन मिसाइल है कि इसके द्वारा अभी यूक्रेन रशिया वॉर के समय में कुछ जहाज़ों को रशिया के और एक सबमरीन को भी निशाना बनाया गया इसी स्कैल्प मिसाइल से। ये स्कैल्प मिसाइल 2 वेरिएंट में आती है, जो कि पहला एक सबमरीन लॉन्च भी है जिसको कि हम स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के लिए जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कैलवरी क्लास सबमरीन, उसके लिए भी इंडियन नेवी खरीदने का मसौदा बना रही है। और यही स्कैल्प मिसाइल जब एयर लॉन्च हो जाती है तब ये राफेल M के द्वारा भी लॉन्च की जा सकती है। जो सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली है उसकी 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता है, जबकि जो राफेल M से लॉन्च की जाने वाली है उसकी 300 किलोमीटर की मारक क्षमता है। जब इंडियन एयरफोर्स इसका इस्तेमाल करती है तो 2 स्कैल्प मिसाइल एक राफेल में ले जाए जा सकते हैं, पर जब इंडियन नेवी इसका इस्तेमाल करती है तो उसमें एक राफेल में एक ही स्कैल्प मिसाइल ले जाई जा सकती है। और मीटियोर मिसाइल तो आप जानते ही हैं, बेस्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, उसको एयरफोर्स तो इस्तेमाल कर ही रही है। अब इंडियन नेवी भी चाहती है कि ये मिसाइल उनके पास आए, ताकि अगर कोई चीनी एयरक्राफ्ट या कोई दुश्मन एयरक्राफ्ट आसपास फटके तो उनके मरने की, उनको मार गिराने की जो गारंटी है वो 100 आउट ऑफ 100 है। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान और टर्की के बीच में एक नया कॉपरेशन निकल कर आया है, जो कि टर्की की कंपनी रॉकेटसन के साथ पाकिस्तान का कोलैबोरेशन होने वाला है। इसके तहत जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसका निर्माण पाकिस्तान के अंदर किया जाएगा और ये कोलैबोरेशन के तहत किया जा रहा है, मतलब टर्की और पाकिस्तान इसका जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे। रॉकेटसन की ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये 3 वेरिएंट में आती है। शॉर्ट रेंज, जिसको कि मैन पोर्टेबल भी कहा जाता है, इसको कैराओक नाम दिया गया है। इसके अलावा जो मीडियम रेंज की आती है उसको ओमटास नाम दिया गया है। इसके अलावा जो लॉन्ग रेंज वाली आती है उसको ओमटास नाम दिया गया है। ये टर्किश नेम है, इसलिए इस तरह के उच्चारण ये कर रहे हैं। असल में पाकिस्तान ऐसे बहुत से हथियार हैं जो कि चीन की तरफ देखता था, पर चाइना से उनको टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है। टर्की ऐसी कंट्री है जिसके द्वारा उनको टेक्नोलॉजी भी दी जाती है। अगर हम लोग ड्रोन्स की बात कर लें, अगर हम लोग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात कर लें या मिसाइल्स की बात कर लें, वैसे तो पाकिस्तान टर्की से आगे है मिसाइल्स के मामले में, पर टर्की का भी स्वार्थ है। वहां पर वो न्यूक्लियर मिसाइल चाह रहे हैं जो कि पाकिस्तान से ही उनको मिल सकती है।
और हो सकता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की जा रही हो। इसीलिए टर्की पाकिस्तान पे इतना ज़्यादा मेहरबान है कि उनको टेक्नोलॉजी भी दे देता है छोटे मोटे हथियारों की। बात करते हैं अपनी हुडीज की। ये देखिए एयरक्राफ्ट वाली, पैरा एसएफ वाली बहुत सी हुडीज निकल कर आई हैं। 3 कलर में अवेलेबल हैं। जो भी इच्छुक लोग हैं व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कैसे इसकी बुकिंग हो सकती है। फ्री डिलीवरी मिलेगी, कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी मिलेगा, हर कुछ मिलेगा। तो अभी इसको बुक करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे संपर्क करिए। बात कर लेते हैं HAL की। HAL के द्वारा आपको पता है कि GE के 414 इंजन को भारत के अंदर ही बनाया जाना है, पर जितना आसान हम लोग ये समझ रहे हैं उतना आसान ये है नहीं और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि 1 साल में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, पर अभी जो खबर आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि इसका फुल स्केल प्रोडक्शन भारत के अंदर करने में लगभग 4 साल का समय लग जाएगा। असल में जो HAL के CMD हैं उनके द्वारा पत्रकारों को ये बताया गया कि अभी तो हमने GE को ये कहा है कि भाई हाँ हम आपके साथ प्रोडक्शन कर सकते हैं, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो। GE अमेरिका से इसका जो ऑथराइजेशन है उसको भी ले चुका है। अब ये होगा कि GE के साथ HAL नेगोशिएशन करेगा और कितने दाम में बनना है, HAL को कितने में पड़ेगा, HAL कितने में बेच सकता है, ये सारी चीज़ें नेगोशिएट किए जाएंगी। कितने कंपोनेंट बाहर से आएंगे, कितने कंपोनेंट भारत के अंदर बनेंगे। फिर 3 साल लगेगा इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने में और इसकी टेक्नोलॉजी को पूरा एब्जॉर्ब करने में, और तब जाके 3 साल के बाद इसका फुल स्केल प्रोडक्शन किया जा सकता है। मतलब 4-5 साल का समय कहीं गया नहीं है। और जिन एयरक्राफ्टों में हम इसको लगाना चाह रहे हैं वो एयरक्राफ्ट भी 4-5 साल में ही बनना शुरू होंगे। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उन एयरक्राफ्टों के हिसाब से इस इंजन को बनाया जा रहा है या इसकी समयावधि तय की गई है। देखते हैं कब इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। बात कर लेते हैं 2 सेंट्रल एशियाई देशों की जो कि राफेल की तरफ मुड़ चुके हैं। ये वैसे तो ट्रेडिशनली रशियन एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते थे, पर अब ये राफेल की तरफ देख रहे हैं। इसमें उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान 2 ऐसे देश हैं जो कि राफेल खरीदना चाह रहे हैं। उज़्बेकिस्तान ने तो ये कह भी दिया है कि वो 24 राफेल खरीदना चाहते हैं, नेगोशिएशन उनका चल रहा है। अब कजाकिस्तान भी ये कह रहा है कि भाई उनको भी ये जो फ्रेंच डसॉ का राफेल है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और उन्होंने अपने MiG-29 या इसके अलावा MiG-24, 27 ये सब पब्लिक सेल के लिए रख दिए हैं। 120 एयरक्राफ्ट ये कुछ हैं, तो इनको रिप्लेस करके जो कजाकिस्तान है वो भी फ्रेंच राफेल को ही प्रेफरेंस दे रहा है। और जब 120 एयरक्राफ्ट वो रिटायर करेंगे तो ये मीडियम वेट वाले डबल इंजन वाले एटलीस्ट उनको 60-70 तो लेने ही पड़ेंगे। देखते हैं वो कितना चुनाव करते हैं, कितना लेते हैं। पर जब से भारत के पास ये राफेल आए हैं या भारत ने इसको सिलेक्ट किया है, तब से डसॉ का जो व्यापार है पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उनको एक रिकॉग्निशन मिल गया है और बहुत सी कंट्रीज ने इस राफेल को बुक किया है। आपका क्या कहना है इस चीज़ पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आपको एक बड़ा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।